नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्ट में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय सेना को लेकर। दरअसल भारत ने एलओसी से लेकर एलएसी तक सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है, क्योंकि भारतीय सेना लगातार नई नई तकनीकों को अपना रही है। ऐसे में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाया है। धीरे धीरे भारतीय सेना स्मार्ट सेना बनने लगी है और अब एक और कदम उठाते हुए भारतीय सेना सॉफ्टवेयर की मदद से अपने बॉर्डरों की निगरानी करने जा रही है। इसके लिए भारतीय सेना बॉर्डर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणालियों की तैनाती करने जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये जो प्रणालियां होंगी वे सैन्य अभियानों के दौरान काफी विषमता प्रदान करने में सक्षम होंगी। इसीलिए भारतीय सेना ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणालियां तैनात कर दी हैं। साथ ही इनका इस्तेमाल रियल टाइम सोशल मीडिया निगरानी, पैटर्न की पहचान और कार्रवाई की भविष्यवाणी आदि पर नजर रखने के लिए भी किया जा रहा है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि आतंकवाद रोधी अभियानों में खुफिया जानकारी पैदा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रियल टाइम मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर तैनात किया गया है। यही नहीं, इसके अलावा आर्टिफिशियल आधारित संदिग्ध वाहनों की पहचान करने वाली प्रणाली को उत्तरी और दक्षिणी थिएटर में 8 स्थानों पर भी तैनात किया गया है। और यही वजह है कि भारत ने उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर एआई पावर्ड स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम की कई यूनिटें भी तैनात की हैं और यूनिट पीटीजेड कैमरों और हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स जैसे उपकरणों से इनपुट देने में सक्षम है, जिसकी वजह से जो मैनुअल निगरानी करनी पड़ती है उसकी आवश्यकताओं को भी कम कर दिया गया है। दोस्तों अगली खबर भारतीय नौसेना से आ रही है। दरअसल भारतीय नौसेना के लिए अब रक्षा मंत्रालय ने P-75I में जो बाधाएं आ रही थी, जिसके तहत 6 नई पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था, उसके लिए अब रक्षा मंत्रालय ने इस टेंडर में संशोधन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, ताकि इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में नियम और शर्तों में जो भी बदलाव किया जाएगा, लेकिन इसमें एक प्रतिबद्धता भारत ने दी है, जिसमें कि पनडुब्बियों की अगली पंक्ति भारत में डिजाइन की जाएगी और भारत इसको निर्यात भी कर सकेगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि P-75I प्रोग्राम की गुणात्मक आवश्यकताओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है और भविष्य में भी ये ऐसे ही रहेगी। दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है उसके अनुसार जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर होगा, यानी कि रणनीतिक साझेदार होगा, वो अपने काम के हिस्से के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जबकि पहले ऐसा था कि ये जिम्मेदारी विदेशी भागीदार के द्वारा ली जानी थी और इसी की वजह से जो ये विदेशी भागीदार थे वो नाराज भी थे। यानी कि अब विदेशी भागीदार केवल परियोजना में अपने हिस्से के लिए जिम्मेदार होगा और उसके लिए उत्तरदायी होगा और ये परियोजना भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत होगी। यानी कि दोस्तों P-75I में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसमें भारत सरकार ने अपनी कंडीशन भी लगा दी है और बाकी जो भी परिवर्तन होगा उसके बाद सीधा इसका मसौदा तैयार किया जाएगा और तुरंत इस प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ा जाएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय सेना से आ रही है। दोस्तों भारतीय सेना के सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना की जो अग्रिम पंक्ति के सैनिक है, उनकी संचार सेवाओं को बढ़ाने के लिए उन्हें 5G सेवाओं का यानी कि 5G सर्विस देने की योजना पर काम कर रही है, जो कि टैक्टिकल युद्ध क्षेत्र में बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि हाल ही में सशस्त्र बलों में 5G के क्रियान्वयन पर एक संयुक्त सेवा अध्ययन भी किया गया था। अब यह अध्ययन पूरा हो चुका है और इसकी सिफारिशों का अध्ययन तीनों सेवाओं यानी कि सेना, नौसेना और वायुसेना के द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि भारतीय सेना टैक्टिकल युद्ध क्षेत्र यानी कि सामरिक युद्ध क्षेत्र के अभियानों का समर्थन करने के लिए 5G का इस्तेमाल करेगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि चाइना से आ रही है। दोस्तों चीन जिस तरीके से भारत के एयर स्पेस का उल्लंघन कर रहा है और इसे लेकर दोनों देशों के बीच सैन्य वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग पॉइंट 15 डैमचौक और दैपसांग में डिसएंगेजमेंट और डीएक्सिलेशन पर बातचीत कर रही है, लेकिन प्रगति नहीं हो पा रही है। चीन ने पिछले 2 सालों में भारत के करीब एलएसी के पास अपने एयरबेस को सिस्टमैटिक ढंग से अपग्रेड किया है। एक तरह से चीन एलएसी पर भारत के लिए हवाई चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। भारत ने चीन की बढ़ती हुई एयर एक्टिविटी का खुलकर विरोध किया था इस मीटिंग में, जैसे कि मैंने आपको कल के डिफेंस अपडेट में बताया था। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास चीन के लड़ाकू विमान रोज 2 से 3 बार उड़ते हैं और चीनी वायुसेना की ऐसी हरकतों के चलते भारतीय वायुसेना को एयर डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना पड़ा। मिराज 2000 और MiG-21 फाइटर्स को फ्रंट पर तैनात भी किया गया। दोस्तों दरअसल इस तरीके के जो चीनी एयरबेस हैं जिन्हें की वो अपग्रेड कर रहा है, वो भारत के लिए टेंशन है, क्योंकि भारत को घेरने के लिए चाइना का ये एक चक्रव्यूह है। होटन, काशगर, गारगुंसा, शिगात्से जैसे एयरबेसेस को सिस्टमैटिकली अपग्रेड किया गया है, जिसमें कि मजबूत शेल्टर, एक्सटेंडेड रनवे और फ्यूज स्टोरेज की सुविधा भी इन एयरबेसेस में बनाई गई है, जो कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स को उनके J-11, J-8 फाइटर्स और लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स और टोही विमान तैनात करने की अनुमति देगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो HAL से आ रही है। दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के प्रमुख VR चौधरी जी ने HAL की बेंगलुरु सुविधा का दौरा किया, जहां पर उन्होंने तेजस मार्क 1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट
लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर और STT-40 की सॉर्टी ली है। बता दें कि भारतीय वायुसेना 70 STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देने के लिए तैयार है और इसके अलावा बड़ी संख्या में स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स का भी ऑर्डर देने को तैयार है। बता दें कि भारतीय वायुसेना प्रमुख को पहले तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को भी दिखाया गया, जो कि अभी अपनी असेंबली में है। इसके अलावा वायुसेना प्रमुख ने HAL के अधिकारियों को कहा कि वे इस प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट के डेवलपमेंटल ट्रायल्स के लिए पूरा समर्थन देगी। बता दें कि तेजस मार्क 2 का रोल आउट 2022 के अंत में होगा, लेकिन दोस्तों ये कहा जा रहा है कि इस महीने के अंत में तेजस मार्क 2 का रोल आउट हो सकता है। हालांकि दोस्तों ये प्रोटोटाइप स्टेज के एयरक्राफ्ट होंगे, अभी वक्त लगेगा इन्हें तैयार होने में। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है, जिन्होंने एक हाई एल्टीट्यूड मल्टी रोटर ड्रोन को तैयार किया है जो कि 25,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और साथ ही ये महत्वपूर्ण पेलोड्स अपने साथ ले जाने में सक्षम है। बता दें कि भारतीय सेना को भी इसी तरीके के उच्च ऊंचाई वाले सर्विलांस ड्रोन्स चाहिए जिनका इस्तेमाल हाई एल्टीट्यूड में और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में किया जा सके। साथ ही भारतीय सेना चाहती है कि इस तरीके के ड्रोन सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म पर आधारित होने चाहिए अगर उन्हें दुश्मन पकड़ लेता है तो। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो कि एंटी जैमिंग और एंटी स्पूफिंग प्रॉपर्टीज के साथ होते हैं उनके खिलाफ भी ये काम कर सके। अगली खबर ब्रह्मोस 2 मिसाइल को लेकर आ रही है। दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ ने रशिया की न्यूज एजेंसी तास के साथ एक बातचीत की है जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का पहला टेस्ट 2025 तक होगा और यह भी उसी तरीके के मैकेनिज्म पर आधारित होगी जैसे कि रशिया की मैक 9 क्षमता वाली ज़िरकॉन मिसाइल है। बता दें कि दूसरी तरफ डीआरडीओ भी 2 लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को तैयार कर रहा है जो कि प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनाई जा रही हैं और इस तरीके से जो सेपरेट हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल प्रोग्राम है जिसके तहत एक बड़ी रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की जा रही है, यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगी क्योंकि दोस्तों यहां पर यह देखने वाली बात होगी कि डीआरडीओ अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी को कितनी जल्दी विकसित कर लेता है, जिसका मतलब यह है कि हमें रशिया से स्क्रैमजेट इंजन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी ब्रह्मोस 2 मिसाइल के लिए। अगर डीआरडीओ समय पर अपने काम को पूरा कर लेता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें ब्रह्मोस 2 पर भी रशिया से अपनी निर्भरता कम करनी पड़ेगी। दोस्तों अगली खबर AMCA प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है। दोस्तों अभी हाल ही में AMCA के एक मॉडल को प्रदर्शित किया गया है। खास बात यह है कि इस मॉडल में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक जो सिस्टम है वो दिखाई दे रहा है, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि AMCA मार्क 1 में ETOs की जगह IRST लगाया जाएगा। दोस्तों इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि AMCA मार्क 1 में IRST को अलग से लगाया गया है जो कि पहले AMCA के डिजाइन पर नहीं था। अब इस नए सिस्टम को इसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस डिजाइन में कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं ताकि भविष्य की प्रणालियों को इसमें लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें EOTS सिस्टम नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि IRST जो लगाया जा रहा है इसमें वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम की जगह नहीं ले सकता। इसके अलावा अगर AMCA में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो इसका मतलब साफ है कि इसमें एक अलग से इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉट लगाना होगा जो बिल्कुल भी स्टेल्थ नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर भारतीय सेना से आ रही है। दरअसल भारतीय सेना अपने युद्ध के इतिहास को संग्रहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम करने जा रही है, जिसके लिए 2 अलग अलग परियोजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार के सूत्रों के अनुसार इस परियोजना को सेना के प्रशिक्षण कमान के द्वारा शुरू किया गया है और महू में मौजूद आर्मी वॉर कॉलेज परियोजना के लिए नोडल प्राधिकरण होगा, जबकि दिल्ली स्थित थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में सैन्य इतिहास सामग्री पर शोध कार्य का समर्थन करेगा। दोस्तों पहली परियोजना में सेना से संबंधित सैन्य इतिहास का डिजिटलीकरण और संग्रह करना शामिल होगा, जबकि डिजिटलीकरण की प्रक्रिया इस साल मई में शुरू हुई थी। कहा यह भी जा रहा है कि इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इसमें पहला कंटेंट डीक्लासिफाइड होगा और दूसरा अनक्लासिफाइड। बता दें कि अनक्लासिफाइड वो सामग्री होगी जिसे कभी क्लासिफाइड नहीं किया गया था, जबकि डीक्लासिफाइड सामग्री वो होगी जिसे पहले क्लासिफाइड किया गया था। बता दें कि प्रत्येक कमान के एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स विभिन्न इकाइयों और संरचनाओं द्वारा चुने गए ऐतिहासिक सामग्री की बारीकी से जांच करेगा। सभी इकाइयों को रेजिमेंट से संबंधित ऐतिहासिक रिकॉर्ड, उनके द्वारा किए गए ऑपरेशन, उनके युद्ध के सामान को संकलित करने के लिए कहा गया है, फिर उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा एक वेब पेज डिजाइन करना भी इसमें शामिल है। कहा जा रहा है कि वेब पेज का डिजाइन पहले ही शुरू किया जा चुका है, जबकि इतिहास सामग्री को एक साथ रखने का काम चल रहा है।
इस परियोजना की कुल लागत 45 लाख रुपए है और इस परियोजना की समय सीमा को अगले साल अप्रैल तक रखा गया है। वहीं दूसरी परियोजना इस महीने के अंत तक पूरी होने की संभावना है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मैं जानकारी के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।